नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, मेरी हिंदी अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी मैं हिंदी वीडियो बनाता हूँ। हिंदी वालों के पॉडकास्ट में जाता हूँ। तो भाषा की थोड़ी समस्या है, फिर भी मैं मेरे तरीके से कुछ कहना चाहता हूँ। और आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ प्रतिवाद के बारे में। अगर प्रतिवाद आप हमेशा फॉलो करते होगे, सुनते होगे, तो कुछ बात आपके ध्यान में आती होगी कि बाकी सारे हिंदी के भी न्यूज चैनल हो गए, यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं, लेकिन खबर सामने आने के बाद वो आपको खबर समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब खबर की सुगबुगाहट होती है, कुछ सिग्नल मिलता है, कुछ संकेत आते हैं, तो क्या उसका सही विश्लेषण बाकी लोग करते हैं या नहीं करते हैं? और भाव तौर से करता है तो क्या सही विश्लेषण करता है? जो सुगबुगाहट है, जो संकेत या सिग्नल आया है, उसका सही मायने भाव तौर से करने प्रतिवाद में पेश किया है कि नहीं, आप चेक करके देख सकते हो। आज मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे एक श्रोता है जिन्होंने मुझे ईमेल करके मेरा ही कुछ 10-15 दिन पहले का एक वीडियो लिंक भेजा और कहा, देखो आज ये खबर सब मेन स्ट्रीम चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया पर जोर शोर से चल रही है खबर, लेकिन ये हो सकता है इसका सबसे पहला विश्लेषण आपने 21 नवंबर को किया था। अब मैं इतने वीडियो बनाता हूं या पॉडकास्ट में जाता हूं कि हर चीज पक्की ध्यान में रहे, ये पॉसिबल नहीं है, मैं भी भूल गया था। लेकिन कभी कभी श्रोता फॉलो इतना चाणक्य होता है, इतना चतुर होता है कि वो मैंने कही हुई या सुनी हुई बात इतनी पक्की ध्यान में रखता है कि मुझे भी याद कर देता है। तो ऐसे एक श्रोता ने मुझे मेरी ही लिंक भेज दी, जो 21 नवंबर 2025 की है। यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को हो गए। उसके बिल्कुल 6 दिन बाद मैंने बनाया हुआ ये वीडियो है, जो बिहार विधानसभा चुनाव के मतगणना के परिणाम आए थे, उस परिणाम के आधार पर और उस वक्त की जो राजनीतिक माहौल था, उसके आधार पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि सबसे पहले इंडी गठबंधन टूटने की शुरुआत झारखंड से होगी। ये मेरा कुछ ऐसा हेडिंग है। तो मैं तो थोड़ा सा भूल भी गया था, लेकिन सुनने वाले कितने चाणक्य होते हैं कि उन्होंने वो लिंक भेजी और बोला आज जो कुछ झारखंड में चल रहा है, खबरें आ रही है कि झारखंड का मुख्यमंत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता हेमंत सोरेन राहुल गांधी का साथ छोड़कर, इंडी अलायंस तोड़कर बीजेपी के साथ जाने की तैयारी में है। और बाकी सब चैनलों में ये खबरें आ रही है। लेकिन ये बात आपने सबसे पहले 15, 16, 20 दिन पहले आपने विश्लेषण करके बताई थी कि ऐसा हो सकता है। मैं भी चकित हो गया। मैंने जाकर मेरा ही वीडियो थोड़ी गंभीरता से सुना, तो मैं भी अचंभित हो गया कि इतनी भविष्यवाणी मैं कर सकता हूं। और दूसरी बात है, बिहार के चुनाव के पहले एग्जिट पोल के समय में जब पॉडकास्ट हुए थे मेरे मित्रों के साथ, उसमें भी मैंने एक भविष्यवाणी कर दी थी, वो बिल्कुल सच हो गई। तो ऐसी बहुत बार होता है, लेकिन एक है, ये भविष्यवाणी नहीं होती। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं। मैं राजनीतिक माहौल समझकर, जनता हो, नेता हो, पार्टियां हो, उस समय की परिस्थिति हो, उसका अभ्यास करके किसी निचोड़ पर आ जाता हूं, किसी निष्कर्ष पर आ जाता हूं, और उस निष्कर्ष के आधार पर मैं एक विश्लेषण कर देता हूं, एनालिसिस कर देता हूं। कभी कभी वो सरासर गलत निकल सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में मैंने भी भविष्यवाणी की थी भाजपा के 350 आ सकते, नहीं आए। कम से कम 100 या 90 कम आ गए। लेकिन 2014 और 2019 में मेरे अंदाज बिल्कुल सही निकले थे। 2014 में मैंने किताब लिखकर कहा था कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सिंगल पार्टी मेजोरिटी ला सकती है। आ गई 282।
6 महीने पहले मतलब मैंने बताया था। और 2019 के चुनाव के भी 6 महीने पहले मैंने भविष्यवाणी की थी कि मोदी की नेतृत्व में बीजेपी 300 प्लस ला सकती है, 300 से ज्यादा। लेकिन 2024 में गलत हो गई, क्योंकि वो अंदाज होता है। खिलाड़ी किस ढंग से खेलेगा इसका अंदाज हम बोल सकते हैं, लेकिन उस दिन, उस समय, उस मैच में अगर खिलाड़ी उसी तरीके से नहीं खेला तो अंदाजा गलत हो सकता है, तो बिल्कुल होता है। लेकिन मेरी बहुत सारी भविष्य जो एनालिसिस होती है वो सही होती है या सही साबित होती है। तो जो कुछ आज झारखंड के बारे में खबरें आ रही है, उस पर मैंने 15-20 दिन पहले जो वीडियो बनाया था, वो एक तरीके से भविष्यवाणी बन जाती है, जब उसकी चर्चा तक नहीं हो रही थी, कहीं भी चर्चा नहीं हो रही थी कि बिहार चुनाव का प्रभाव झारखंड पर पड़ेगा और झारखंड में महागठबंधन टूट सकता है। ये मेरी भविष्यवाणी थी। मैं वो वीडियो रिपीट आपके लिए पेश कर रहा हूं। इसे एक कुछ सेकंड के बाद वो वीडियो जोड़कर आपको सुनाऊंगा, सुनिए। अब रुकता हूं, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों। आखिर पिछले कुछ महीनों से जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था, बिहार का विधानसभा चुनाव, वो चुनाव हो गया। 2 राउंड में उसका वोटिंग हो गया। एक राउंड में उसकी मतगणना 14 तारीख को हो गई और बुरी तरह से कांग्रेस और गठबंधन हार गया। 5वीं बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आकर मुख्यमंत्री बने, सरकार बन गई। अब राजनीति में क्या होने वाला है? तो राजनीति में नजदीक कोई चुनाव है नहीं, कम से कम 5-6 महीने हैं। अभी नवंबर चल रहा है और 5-6 महीने यानी अगले मई में, 2026 के मई महीने में 4 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो इसलिए पूरे देश की जो राजनीति है वो अब पत्रकारों की, मीडिया की या एनालिसिस करने वालों की नजर पूरी दिल्ली पर रहेगी कि अभी राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी आगे जाकर क्या करने वाले, बीजेपी क्या करने वाली है। लेकिन जब यहां नजर होती है, मैं हमेशा बोलता हूं, बोलने वाले नरेंद्र मोदी बड़े आसान होते हैं, समझने में आसान होते हैं, लेकिन जिस बात पर नरेंद्र मोदी बोलते ही नहीं उस बारे में सोचना जरूरी होता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है, रणनीति है, वो हमेशा जो कुछ करना है उस पर मौन धारण करना, ये नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की रणनीति होती है। तो बात साफ है, बिहार के बाद बंगाल, असम, ये तो है ही, लेकिन ये 6 महीने के, 5 महीने के बाद की बात है। तो बीच में क्या करेंगे? ये बोलेंगे नहीं, ये बोलेंगे नहीं। बोलने की जो बात है, बोलने का जो काम है, ये नरेंद्र मोदी ने पिछले 11-12 सालों से सारे के सारे विरोधी दलों के नेता और प्रवक्ता उन पर सौंप दिया है। भाई, जो को बकैती करनी है, जो कोई बकलोली करनी है, आप करते रहो, हमको गाली दो, हमारे खिलाफ बोलो, झूठे मूठे आरोप करो, और जो कुछ बचा होगा वो मीडिया में बैठे जो दरबारी पत्रकार है उनको जिम्मेदारी दे रखी है। और इसलिए अगर मोदी या अमित शाह या बीजेपी की तरफ से कोई जिम्मेदार नेता आने वाले कुछ महीने में क्या राजनीति होने वाली है उस पर अगर कुछ भी बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो बड़ा गंभीर होने जा रहा है। और मैं पिछले 4 दिन से, यानी बिहार का चुनाव खत्म हुआ, नतीजे आए और नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पर मुहर लगने के बाद मैं सोच में पड़ गया हूं। क्योंकि बीजेपी चुप तो बैठने वाली पार्टी नहीं है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो पार्टी है बीजेपी, वो चुप बैठने वाली नहीं, वो हमेशा हमेशा पॉलिटिकल मोड में रहती है। कुछ पत्रकारों ने अभी बिहार चुनाव के बाद एनालिसिस करते हुए, विश्लेषण करते हुए बताया
कि बीजेपी एक इलेक्शन मशीन है। साल के 12 महीने, 365 दिन, हफ्ते के पूरे 7 दिन और दिन के पूरे 24 घंटे बीजेपी ऐसी पार्टी है कि वो इलेक्शन मोड में रहती है। इलेक्शन 6 महीने के बाद हो, 3 महीने के बाद हो, 2 साल के बाद हो, पार्टी हमेशा कभी भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार रहती है, यानी इलेक्शन मोड पर रहती है। और ये जो एनालिसिस बार बार पिछले 4 दिन में किया गया, उसका रेफरेंस लेकर, उसका संदर्भ लेकर प्रधानमंत्री ने एक बात कही, कहीं भाषण था उनका मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने एक बात जो कही वो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ इलेक्शन मोड पर नहीं रहती। बीजेपी जितनी इलेक्शन मोड पर रहती है उतनी ही इमोशनल मोड पर भी रहती है। अब ये इमोशनल मोड क्या है? यानी भावनिक परिस्थिति में, भावनिक माहौल में बीजेपी रहती है। उसका मतलब क्या है? चुनाव जीतना हारना, चुनाव लड़ना, ये तो पार्टी का काम होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है, बीजेपी का भी होगा जरूर। इसमें भावना कहां से आई? पॉलिटिक्स बड़ा निष्ठुर, निर्दय व्यवहार होता है। अपने दोस्त को भी दगा देना पड़ता है, अपने दोस्त का भी गला काटना पड़ता है, और ये बार बार होते हुए हमने देखा है। तो यहां इमोशन यानी भावना कहां से आई? आस्था आपुलकी कहां से आई? जितना मैं सोचता रहा कि इमोशंस, इसका मतलब क्या है? हाँ, हम बोल सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता एक दूसरे से भावना से जुड़े हुए, आपुलकी से, आस्था से जुड़े हुए, इनके रिश्ते भावनिक होते हैं, ये बोल सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा देश का सबसे बड़ा नेता, जो आज दुनिया की राजनीति भी घुमा रहा है, वो जब बोलता है तब सोचना पड़ता है कि इमोशनल मोड का मतलब क्या है। अब बात ये होती है कि इमोशन क्या सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं के पास होती है? और पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, उनके भी लाखों लाखों कार्यकर्ता और हजारों नेता हैं, उनकी इमोशंस का क्या? बीजेपी अगर इमोशनल मोड पर रहती है तो बाकी की पार्टियां क्या इमोशन छोड़कर पॉलिटिक्स करती है? नहीं दोस्तों। पॉलिटिक्स जितना एक कारोबार होता है, व्यवहार होता है, बिजनेस होता है, उतना ही उसमें इमोशन होता है। आपको याद होगा 2019 में महाराष्ट्र में टिकट का बंटवारा चल रहा था, या उससे पहले 2014 में टिकट का बंटवारा नहीं हो पाया तो शिवसेना बीजेपी का अलायंस टूटा था, युति टूटी थी। उसके बाद 2017 में स्थानीय इकाइयों के चुनाव, बीएमसी का चुनाव लड़ते हुए सत्ता में इकट्ठे बैठे शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, और उद्धव ठाकरे ने यहां तक वक्तव्य किया था, बयान दिया था कि बीजेपी के साथ 25 साल अलायंस में रहते हुए शिवसेना सड़ गई। क्या बोला था? 25 साल बीजेपी के दोस्ती में शिवसेना सड़ गई, यहां तक बोला था। तो वो भावनिक नहीं था। मुझे बीजेपी के साथ रहने में यातना है, यही तो उस बयान का अर्थ होता है ना। तो शिवसेना हो, एकनाथ शिंदे हो, या और कोई हो, अखिलेश हो, तेजस्वी हो, लालू, ममता, हर कोई कितना भी निष्ठुर हो, पॉलिटिशियन हो, लेकिन वो भी इमोशनल होता है, भावना से उलझा हुआ होता है। और उद्धव ठाकरे ने, आपको याद होगा 2019 में चुनाव के नतीजे आए, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा, मेजॉरिटी मिल गई, लेकिन आखिरी मोमेंट में, जैसे आज हम देखते नीतीश और बीजेपी साथ साथ लड़े थे, उनको तगड़ा बहुमत मिला है। तो इसलिए चर्चा भी हो रही थी, क्या जैसे उद्धव ठाकरे ने
2019 में बीजेपी के पीठ पर छुरा घोंपा और निकल गए कांग्रेस के साथ मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो क्या नीतीश कुमार फिर से बीजेपी को दगा देंगे? इसके पहले 2 बार नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस के साथ चले गए थे, लालू के साथ चले गए थे। तो पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 में जब बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, 282 और 303 वाली बीजेपी 240 पर आकर अटक गई, लेकिन उनका जो गठबंधन था, एनडीए था, उसको तो अपना बहुमत मिला था 293। तो ये भी चर्चा एनालिसिस में शुरू हो गई थी, अगर नीतीश और नायडू ये 2 एनडीए के बड़े तगड़े साथी अगर मोदी का और बीजेपी का साथ छोड़कर निकल जाते हैं तो बीजेपी को सत्ता से बाहर बिठाकर सरकार बनाई जा सकती है। कांग्रेस और इंडी अलायंस की सरकार बन सकती है अगर नीतीश और नायडू ने बीजेपी से दगाबाजी की। इसकी चर्चा हुई थी और उसका कारण साफ था, अगर नतीजे सामने आने के बाद कुछ घंटों में उद्धव ठाकरे भावना की प्रवाह में बहते हुए कांग्रेस के साथ चले गए, बीजेपी पर गुस्सा दिखाने के लिए अपनी पार्टी को तक उन्होंने जुए जैसा दांव पर लगा दिया, और आज क्या हालत है आपके सामने। तो अगर 2019 में उद्धव ठाकरे बीजेपी का साथ छोड़कर निकल जाते हैं नतीजे आने के बाद कुछ घंटों में, और नीतीश मोदी का विरोध करते हुए 20 साल की जो दोस्ती थी बीजेपी के साथ वाजपेयी के जमाने से, वो तोड़कर अगर एनडीए से हट जाते हैं तो क्यों न आज फिर नायडू और नीतीश लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अपोजिशन के साथ जा सकते हैं। इस पर चर्चा इसीलिए हो रही थी क्योंकि नीतीश हो या नायडू हो, ये भी इंसान है, पॉलिटिशियन है, लेकिन इनको भी भावनाएं होती है। बीजेपी के हाथ से कुछ ऐसी वैसी बात हो गई और उनको लगा कि हमारा अपमान हो रहा है, यार है ना, मतलब अपमान सहना है, चलो हम निकल जाते। और ये हुआ है, नायडू ने 2 बार किया है, नीतीश ने 2 बार किया है, उद्धव ठाकरे ने 1 बार किया है, बहुत सारी पार्टियों ने किया है। तो बात यह है कि इमोशंस हर पार्टी में होती है, कितने भी नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो, बहुत सारे नेता है, वो पॉलिटिशियन होने के बावजूद अगर इंसान है तो वो भावनाओं से लिपटे हुए है, वो भी कभी ना कभी तो इमोशनल मोड पर होते। तो मोदी जी जब कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ इलेक्शन मोड पर नहीं होती, इमोशनल मोड पर होती है, इसका मतलब सिर्फ बीजेपी वालों की या बीजेपी की लीडरशिप की इमोशंस यानी भावना उसका ही मुद्दा है, मैं ये नहीं मानता। हाँ, लेकिन अगर अगले 5-6 महीने कोई बड़ा चुनाव नहीं है जिस पर दाव लगाना है, ऐसी अगर बात है तो इलेक्शन के बजाय इमोशनल मोड पर जाना इंपॉर्टेंट होता है। और इसलिए अगर चुनाव नहीं लड़ना है सॉरी अगर चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव का दाव नहीं लगाना है, तो इमोशन का दाव लगाया जा सकता है, और वो किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है, केंद्र में लगाया जा सकता है। तो आज इमोशनल मोड पर कौन कौन से पक्ष है, किस राज्य में कौन सा पक्ष है कि जिसके साथ इमोशनल गेम खेला जा सकता है, ये मैं ढूंढने लगा और मेरे सामने इसी बिहार चुनाव की एक बात उभर कर सामने आ गई। जो गठबंधन अभी अभी बिहार विधानसभा चुनाव में हार गया है, वो शायद नहीं हारता अगर सीट के बंटवारे में दिमाग ठिकाने रखते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने असाउद्दीन ओवैसी को साथ में लिया होता, क्योंकि असाउद्दीन ओवैसी कोई बड़ी मांग नहीं कर रहे थे। 243 में वो सिर्फ 6 सीटें मांग रहे थे,
उन्होंने तो अपनी ताकत पर 4 या 5 सीटें जीत ली, अकेले लड़कर जीत ली। 24 उम्मीदवार खड़े किए, 4 या 5 सीटें चुनकर आई। लेकिन उन्होंने कम से कम 10-15 जगह गठबंधन का नुकसान किया। अगर उनको साथ रखते तो उनके तो 4-6 आते, 4 या 6 आते। लेकिन गठबंधन के जो घटे हैं उसमें से 10-12 सीटें बढ़ जाती। इसका मतलब असाउद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी को इमोशनली तेजस्वी ने और राहुल ने ठुकराया। दूसरी बात है, बिहार से सटे हुए या बिहार से ही निकले हुए झारखंड राज्य की। झारखंड पहले बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन ये आदिवासी और जंगल विभाग का एक अलग राज्य वाजपेयी के जमाने में बनाया गया। यानी आज के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उनके पिताजी शिबू सोरेन सालों से दशकों से लड़ रहे थे आदिवासी अलग झारखंड राज्य के लिए। उनके पार्टी का नाम ही झारखंड मुक्ति मोर्चा है। उनके बेटे हेमंत सोरेन आज मुख्यमंत्री है। और उन्होंने जो गठबंधन बनाया है बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के विरोध में, उसमें कांग्रेस एक मित्र दल है। एक समय था बिहार के ही चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा भी लड़ता था, कुछ सीटें चुनकर लाता था, अपोजिशन में रहता था, लेकिन उनकी मांग कांग्रेस ने कभी भी पूरी नहीं की। जो मांग बीजेपी ने वाजपेयी के जमाने में पूरी की और एक अलग राज्य बना जिसके मुख्यमंत्री होने के लिए शिबू सोरेन इच्छुक हुआ करते थे। बाद में सेक्युलरिज्म के नाम पर वो कांग्रेस के साथ आ गए, लेकिन कांग्रेस ने बार बार उनसे दगाबाजी ही की है। और अभी जो बिहार चुनाव हो गया, सीमावर्ती राज्य होने के कारण बिहार के दक्षिण में झारखंड है और सीमावर्ती इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी कोई ताकत है। और इसलिए इसके पहले भी हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा लालू और कांग्रेस के साथ बिहार में भी रहा है। लेकिन इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को आखिर तक सीटें नहीं दी गई। वो बार बार बोल रहे थे ज्यादा नहीं, 5-6 सीटें वो भी मांग रहे थे, ज्यादा नहीं मांग रहे थे। अगर उनको 5-6 सीटें दी जाती तो और कुछ फर्क पड़ सकता था, लेकिन उनको चीट किया गया, उनको फंसाया गया, उनको दगा दिया गया। आखिर तक तेजस्वी उनको बताते रहे कि बहुत जल्दी सीट बंटवारा होगा, आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। और चिंता ना करते हुए पर्चा भरने की तारीख तक निकल गई और उसके बाद लड़ना है तो अकेले लड़ो। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले भी लड़ने की तैयारी में था, लेकिन आखिरी मोमेंट में उन्होंने तय किया कि पार्टी की तौर पर कोई नहीं लड़ेगा। लेकिन एक बात है कि गुस्सा तो हेमंत सोरेन को भी आया होगा, वो इमोशनली डिस्टर्ब हो गए। आज झारखंड का मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के सपोर्ट से मुख्यमंत्री है, वो इमोशनली डिस्टर्ब है। इसका मतलब इमोशनल मोड पर है। और अगर बीजेपी इसका फायदा उठाना चाहेगी तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन दोनों पार्टियों का मिलकर जो झारखंड में सरकार है वो गिराने की कोशिश बीजेपी जरूर करेगी। और इसलिए मोदी जी जब कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ इलेक्शन मोड पर नहीं रहती, इमोशनल मोड पर रहती है, इसका मतलब बीजेपी के इमोशंस इतना ही नहीं होता। दूसरी पार्टियों में जो इमोशनल मोड पर होते हैं और डिस्टर्ब होते हैं, नाराज होते हैं, उनके इमोशन का फायदा अपने पॉलिटिक्स के लिए, अपनी राजनीति और रणनीति के लिए उठाना, इसको भी इमोशनल मोड पर रहना कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, मैं अभी उसका अभ्यास कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हरियाणा की जो गठबंधन सरकार है जिसमें दो बड़े दल है, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा और दूसरी एक कांग्रेस, कांग्रेस के सपोर्ट के कारण ही
ये सरकार है जिसमें तेजस्वी यादव के आरजेडी का एक मंत्री है। तो अगर कुछ उथल पुथल होनी है तो उसके लिए झारखंड के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी की जो इमोशंस है, भावना है, वो बड़ी नाजुक है। उसका फायदा उठाना भी भाजपा के लिए इमोशनल मोड पर होना हो सकता है। मैं मानता हूं कि कुछ बड़ा झारखंड में बहुत जल्दी होगा। सोच के बाद में इस पर और एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज इतना ही बोलता हूं कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बीजेपी सिर्फ इलेक्शन मोड पर नहीं होती, इमोशनल मोड पर भी होती है, तो वो इमोशन उन्होंने क्या हेमंत सोरेन के इमोशन पर बात की है? सोचिए आप भी, मैं भी सोचता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।